यूपीएससी आईएएस सिविल इंजीनियरिंग चैनल। तो हमने पिछले वाले 2 लेक्चर्स में, एक में इंट्रोडक्शन और सेकंड वाले में हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स के बारे में। तो अब हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी टेस्टिंग का पर्पज़ क्या है, हम क्यों टेस्टिंग करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टेस्टिंग। इसके अंदर हम देखते हैं वाई। तो डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। हम इसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। किसकी? सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं हम उसकी क्वालिटी के लिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, सीमेंट की क्वालिटी किस प्रकार की है और हमारे वर्क के बाद वो किस तरीके से बिहेव करेगी। हमने एक बार उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने अपनी लेट सपोज कोई वॉल बना ली। अब उसका टाइम के साथ क्या उसकी बिहेवियर है, क्या वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, क्या वो हमारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है हमारी वो वॉल, या फिर उसमें डिस्टोर्शन आ गई, क्रैक्स आ गए और वो हमें फेलियर शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, फेलियर, क्रैक्स वगैरह। तो इसके लिए हम उसकी क्वालिटी चेकआउट करते हैं। तो इसीलिए हम सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम 2 तरीके के टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। 2 तरीके के मेन टेस्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है फील्ड टेस्ट और दूसरा हमारा होता है लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट के अंदर हम ये सारे टेस्ट हम फील्ड के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। फील्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं मतलब सीमेंट का हमने बैग खोला, उसका सबसे पहले सीमेंट का कलर देखा, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ लम्प्स देख ली। लम्प्स क्या होते हैं कि जैसे सीमेंट्स कुछ इस तरीके से जम गई है आपस में, पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए थी, लेकिन ये पाउडर फॉर्म मिलके ये क्या कोई ऐसे ठोस पदार्थ बन चुके हैं, उसके अंदर सीमेंट ठोस हो चुकी है यहाँ से। तो ये होते हैं लम्प्स। तो ये हमारे सीमेंट के अंदर नहीं होने चाहिए लम्प्स। तो फिर हम वो भी चेकआउट करते हैं, प्लस में हम उसकी स्ट्रेंथ एक बार देख लेते हैं। और फिजिकल लैब टेस्ट के अंदर हमने लैब टेस्ट को भी 2 पार्ट्स के अंदर इसमें डिवाइड कर रखा है। पहला हमने इसके अंदर फिजिकल टेस्ट और सेकंड हमने उसमें केमिकल्स का टेस्ट। ये हमने टेस्ट इनके अंदर आगे डिवाइड कर रखे हैं। तो फिजिकल टेस्ट में हम सबसे पहले फाइननेस टेस्ट, फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट, फिर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, फिर साउंडनेस टेस्ट, फिर हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे जो हमारे आते हैं ये हमारे फील्ड टेस्ट के अंदर आते हैं। और केमिकल टेस्ट के अंदर हमारे लॉस ऑफ इग्निशन, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, ये 2 तरीके के टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, हमारे केमिकल टेस्ट के अंदर। तो ये हमारे केमिकल टेस्ट के अंदर आ गए। तो ये हमने फील्ड टेस्ट और हमने लैब टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम फील्ड टेस्ट को थोड़ा इलॉबरेट करके देखते हैं कि फील्ड टेस्ट में हम आखिरकार करते क्या हैं। सबसे पहले फील्ड टेस्ट के अंदर हमारा आता है कलर। सबसे पहले क्या आता है हमारा कलर। हमने सीमेंट का एक बैग है, सीमेंट का बैग खोला। सीमेंट के बैग के अंदर क्या होता है, 50 kg का बैग होता है जिसका वॉल्यूम होता है 0.035 मीट्रिक क्यूब। ये हमारा एक सीमेंट बैग होता है। इस सीमेंट बैग को हमने खोला और इसके अंदर हमने सीमेंट को चेकआउट किया। तो इसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, पूरी की पूरी सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वेरिएबल कलर्स में शो हो रही है, कहीं से ब्लैक ज़्यादा है, कहीं से ब्राउन ज़्यादा है। तो उसका कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी वो हमारी सीमेंट पास हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी सीमेंट के अंदर ऐसा है कि हमें वो स्मूथ फील होनी चाहिए। हमारी सीमेंट हमें रफ़ फील नहीं होनी चाहिए। जब हमें सीमेंट रफ़ फील होती है इसका मतलब उसके अंदर हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो हमारी प्योर सीमेंट नहीं है। तो हमें वो स्मूथ फील होनी चाहिए और वो हमें थोड़ी कोल्ड फील होनी चाहिए, गर्म फील नहीं होनी चाहिए। जब हम उसको टच करें तो वो हमें थोड़ी कोल्ड फील होनी चाहिए। फिर जब हम उसके अंदर वाटर ऐड करें, जब हम अपनी सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड करें तो हमें वो स्टिकी नेचर की मिले। स्टिकी का मतलब थोड़ी चिपचिपाहट हो अंगुलियों के बीच में। जब हम उसको अंगुलियों के अंदर इसको लें तो ये थोड़ी चिपचिपी सी लगे, तो हम उसको बोलते हैं स्टिकी नेचर की हमें होनी चाहिए। और वो पूरी तरह से घुल मिल जानी चाहिए, सिंक हो जानी चाहिए पूरी अच्छी तरह से। वाटर के अंदर जब हम सीमेंट को मिलाएं तो वो पूरी तरह से सिंक हो जाए, तो हम उसको भी अच्छी सीमेंट बोल देते हैं। फिर सीमेंट हैज़ पाउंडेड क्ले फील्स अर्थी स्मेल। इसके अंदर हमारी अर्थ की स्मेल जो होती है, मिट्टी की खुशबू, वो होनी चाहिए, प्लस हमारे वो क्ले जैसी फील होनी चाहिए। सिल्ट्स एज एडल्ट्रेट, हमारे उसके अंदर सिल्ट होना चाहिए। हमारी सीमेंट के अंदर सिल्ट होना चाहिए, ना कि सैंड होनी चाहिए। सैंड अगर हो गई तो वो हमें रफ फील करवाएगी, लेकिन अगर सिल्ट हुई
तो वो क्ले जैसी फील होगी, वो हमें स्मूथ फील होगी, वो हमें स्मूथ फील होगी। थर्ड जो हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, ये हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। प्रेजेंस ऑफ लम्प्स में हमने अभी लम्प डिस्कस किए थे। लम्प क्या थे? लम्प ऐसे थे कि कुछ पाउडर्ड फॉर्म की जो हमारी सीमेंट थी वो कुछ ठोस पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तो वो हमारे नहीं होने चाहिए। अगर हमारी सीमेंट के अंदर हार्ड लम्प्स हैं तो हमारी वो सीमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर लम्प्स प्रेजेंस होते हैं हमारी सीमेंट के अंदर तो हमारी सीमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। फिर हम आते हैं हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर। हम फील्ड के अंदर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ चेक तो हम लैब में किया था, लेकिन हम फील्ड के अंदर हमारी स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रिकवेट, और दूसरा मेथड होता है इसका ब्लॉक का मेथड। तो ब्रिकवेट हमारा जो होता है वो कुछ इस प्रकार के डायमेंशन से होता है, 75x25x12। इसके अंदर जो हम सीमेंट का और सैंड का रेशियो लेते हैं वो 1:6 यूज़ करते हैं, सीमेंट और सैंड का रेशियो। फिर हम उसको क्या करते हैं कि ब्रिकवेट मोल्ड के अंदर डालते हैं। फिर ब्रिकवेट मोल्ड से इस डायमेंशन के मोल्ड से हम उसको बाहर निकालते हैं, तो इस डायमेंशन की हमारे पास सीमेंट का जो पेस्ट आ जाएगा, सीमेंट के सैंड के साथ ऐसा मिक्सचर बनेगा। फिर हम उसको 3 दिन वाटर के अंदर रखेंगे, हम उसको वाटर के अंदर इमर्ज करके रखेंगे। कितने दिन के लिए? ये हमारा मोल्ड था, तो हम इसको 3 दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए हम इसको इसके अंदर रखेंगे। देन हम उसको बाहर निकालेंगे और हम चेक करेंगे अगर हमारी सीमेंट है वो साउंड क्वालिटी दे रही है। साउंड क्वालिटी का मतलब वो या तो फिर एक्सपेंड हो रही है या फिर हमारी सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। Brickwork will not be broken easily and it will difficult to convert them into powdered form। अगर वो हमारी साउंडनेस शो कर रही है तो जो हमारा वो ब्रिकवेट है अगर हमारी सीमेंट साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर रही है, अगर हमारी ये शो कर रही है, एंड ब्रिकवेट विल नॉट बी ब्रोकन ईजिली। और जो हमारा वो ब्रिकवेट है, जो हमारा ब्रिकवेट बना है, जैसे ये हमारा ब्रिकवेट था, ब्रिकवेट का मतलब एक मोल्ड है, उसकी शेप का हमारा सीमेंट है, मतलब इस साइज़ का हमारा सीमेंट का मिक्सचर है। वो अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, सीमेंट वाटर के अंदर डालने के बाद या तो वो एक्सपेंड हो जाए या फिर हमारी कॉन्टैक्ट हो जाए या फिर वो हार्ड हो जाए जिससे वो पाउडर्ड फॉर्म में ना बन पाए। पाउडर्ड फॉर्म बनने में उसको तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि एक बार सीमेंट हार्ड हो गई तो फिर उसकी ग्राइंडिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीमेंट एक बार हार्ड हो जाती है तो फिर वो काम की नहीं रहती है, तो फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, देन वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये भी हम फील्ड के अंदर चेक कर लेते हैं। फिर आता है ब्लॉक टेस्ट। ब्लॉक टेस्ट क्या होता है कि हम इस साइज़ का एक ब्लॉक मोल्ड लेते हैं, कुछ इस तरीके का मोल्ड लेते हैं, जैसे उसमें ब्रिकवेट मोल्ड लेते हैं, इसमें ब्लॉक मोल्ड लेते हैं। फिर इसके अंदर हम सीमेंट को फिल कर देते हैं, 7 दिन तक इसको पानी में रखते हैं 70 के अंदर। फिर सपोर्टेड विद 150 mm अपार्ट, ये जो हमारा मोल्ड होता है इसको हम कुछ इस तरीके से सपोर्ट देते हैं 150 mm अपार्ट। ये हमारे 25 mm के डायमीटर से दो, और ये हमारी जो डीपनेस थी वो इसकी 200 थी। तो हम इसको जब इसको सपोर्ट करते हैं, देन हम इसके बाद यहाँ से लोड अप्लाई करते हैं 340 न्यूटन। अगर हम 0 से लेके 340 न्यूटन तक हम इसमें लोड को इंक्रीज़ करते हैं, 0 से लेके 340 न्यूटन तक हम लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। अगर 340 तक हमारे इस ब्लॉक को कुछ नहीं हुआ तो ये हमारा गुड हो जाएगा, लेकिन अगर ये 340 से पहले ही हमारा फेलियर शो करने लग जाता है तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे फील्ड टेस्ट होते हैं। तो फील्ड टेस्ट के बाद हम आते हैं हमारे लैब टेस्ट के अंदर, और लैब टेस्ट में भी हम सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो हमारा टाइप होगा फिजिकल लैब टेस्ट। फिजिकल लैब टेस्ट में हम सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे वो हमारा करेंगे फाइननेस टेस्ट। फाइननेस किसको बोलते हैं? जैसे पाउडर है और ये हमारी पत्थर है, तो ये फाइन ज़्यादा है या ये फाइन ज़्यादा है? सीधी बात है, यही फाइन ज़्यादा है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, इसका सरफेस एरिया कम है। तो फाइनेस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म। तो हम उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? हमारी सीमेंट की ग्रेन साइज कितनी है, मेजर ऑफ मीन साइज ऑफ ग्रेन इन इट। ग्रेन बोलते हैं हमारा सीमेंट का जो पार्टिकल होता है, सीमेंट पार्टिकल। तो सीयू मेथड, इसके अंदर हमारे 2-3 मेथड आते हैं। पहला मेथड सीयू मेथड, सेकंड हमारा आता है एयर परमिएबिलिटी मेथड, फिर थर्ड टाइप का हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन मेथड।
सीव मेथड में हम उसकी मीन साइज को कैलकुलेट करते हैं 90 माइक्रोन की सीव के अंदर। सीव होती है हमारे पास छन्नी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसमें जाली अलग रखी होती है नीचे। हम यहाँ से सीमेंट डालते हैं, फिर इसको शेक करते हैं, तो हमारी जो सीमेंट होती है, जो इस साइज़ के नीचे वाले पार्टिकल होते हैं, जैसे ये 90 माइक्रोन है, तो जो यहाँ से पार्टिकल्स नीचे आएंगे उनकी साइज़ 90 माइक्रोन से कम होगी या फिर 90 माइक्रोन होगी। तो ये हमारे फाइननेस को चेक कर लेता है। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर रह जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये फाइननेस सी मेथड के अंदर ऐसे करते हैं। एयर परमिबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड में हम सरफेस एरिया निकालते हैं, हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। हम फाइननेस मीटर स्क्वायर पर केजी में ही लेते हैं। हम उसको ऐसे नहीं लेते कि ग्रेन साइज है उसका डायमीटर ले लिया 5, हम उसको 5 में कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसको सरफेस एरिया में कैलकुलेट करते हैं। हम हमारे फाइननेस को सरफेस एरिया के अंदर कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सीमेंट के अंदर हम देखते हैं कि लंप बन जाते हैं जो कि हमें ट्रू मीन साइज नहीं दे पाते हैं। हमारी लंप फॉर्मेशन हो जाती है सीमेंट के अंदर, मतलब ठोस पदार्थ बन जाते हैं, कहीं पाउडर रह जाते हैं, तो ये हमें मीन साइज देने में डिफ़िकल्टी देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब फाइननेस को कौन कौन इफेक्ट करता है, हमारे फाइननेस को कौन कौन से कंडीशंस इफेक्ट करती है, तो उसके अंदर हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन एंड डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन। हमारे जो सबसे पहला जो हमारा फाइननेस को कंट्रोल करने वाला कंडीशन इफेक्ट करती है वो होती है केमिकल कंपोजिशन। हमारी सीमेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, हमारे उसके अंदर जिप्सम की वैल्यू क्या है, हमारे उसके अंदर जिप्सम कितना प्रेजेंट है, हमारे उसके अंदर C3A कितना प्रेजेंट है, C2S कितना प्रेजेंट है, C3S कितना प्रेजेंट है, हमारे उसके अंदर C4AF कितना प्रेजेंट है, Fe2O3 कितना है, SiO2 कितना है। ये सारी चीज़ें हम केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर कितना है ये भी हमारे फाइननेस को डिपेंड करवाती है। सेकंड, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, हमने उसको कितना हीट किया है, कितनी देर तक हीट किया है, उसको उस सीमेंट को हमने कितनी देर तक हीट करते रहे हैं उस सीमेंट को, तो वो हमारी होती है डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन। जिससे क्या आता है कि हार्डनेस ऑफ क्लिंकर, और जैसे ये वाले जो फैक्टर्स है ये हमारे क्लिंकर को हार्ड करने में काम आते हैं। तो अगर ये हार्ड ज़्यादा है तो सीधी सी बात है फाइननेस कम होगा। जब इसकी ग्राइंडिंग करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट टू ग्राइंड होंगे, क्योंकि Fe2O3 और SiO2 की जब हम मात्रा को इंक्रीज़ करते हैं, जब हम इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं सीमेंट के अंदर, तो ये हमारे हार्ड सीमेंट बन जाती है। हार्ड सीमेंट हमेशा ग्राइंड डिफ़िकल्ट होगी। ग्राइंड का मतलब होता है ठोस पदार्थ को हम जब पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और हमारी ये जो फाइननेस है वो टाइम ऑफ ग्राइंडिंग एंड टाइप ऑफ मशीन के ऊपर भी डिपेंड करती है। हमारी मशीन किस टाइप की है, अगर हमारी मशीन अच्छी क्वालिटी की है और वो ग्राइंडिंग अच्छा करती है तो उसकी फाइननेस ज़्यादा होगी, और टाइम ऑफ ग्राइंडिंग के ऊपर भी हम कितनी देर तक उसको ग्राइंड कर रहे हैं, हम ग्राइंड करते जा रहे हैं तो फाइननेस बढ़ती जाएगी। अगर कम देर तक ग्राइंड किया तो फाइननेस कम मिलेगी। मॉइस्चर, हमारा मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है आसपास या फिर सीमेंट के अंदर, हमारे मॉइस्चर की क्वांटिटी कितनी है, तो उसके अंदर भी हमारा फाइननेस डिपेंड करता है। अब फाइननेस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों फाइननेस होनी ज़रूरी है, क्यों हमारी सीमेंट के अंदर फाइननेस ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा सीमेंट पाउडर्ड फॉर्म में अच्छा होना चाहिए, क्यों हमें सीमेंट सैंड की तरह बड़े बड़े पार्टिकल्स में नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि इसके जो सबसे पहला पॉइंट आता है, फाइननेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होगी, हमारी सीमेंट की उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। हमारा जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हमारी सीमेंट, जैसे हमने ये सीमेंट ली और इसके अंदर हमने वाटर मिलाया तो इसका जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाएगी, क्योंकि वाटर रिएक्ट अच्छी तरह से कर पाएगी। अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज़्यादा रिएक्शन होगी, तो हमारा सेटिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड होता है इसके अंदर कोहेसिव नेचर इंक्रीज हो जाता है। कोहेसिव नेचर होता है हमारे फोर्स बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज होने के कारण हमारी ब्लीडिंग कम होगी। और कॉम्पैक्टिंग के टाइम ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब सीमेंट को मिलाते हैं उसके बाद हम इसको वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर लेते हैं, वाइब्रेटिंग मशीन, तो ये सीमेंट ऐसे वाइब्रेट होती है इसके अंदर और अच्छी मिक्सिंग होती है तो ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग का मतलब इसके अंदर से पानी बाहर नहीं आता है, क्योंकि कोहेजन नेचर ऑफ फोर्सेस बढ़ जाते हैं, हमारा ये अच्छी तरह से इंटरेक्ट होकर अच्छे बॉन्ड बना लेता है, तो ये ब्लीडिंग शो नहीं करता है। इसीलिए हमारी फाइननेस भी ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन अगर हमने इसका एक्सेस में ले लिया, अगर हमने फाइनेंस कुछ ज़्यादा ही कर ली, आती हर चीज़ की खराब होती है, तो अगर हमने किसी के भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, अगर हमने फाइनेंस को ही एक्सेस में ले लिया, तो इसकी जो सीमेंटस प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो सीमेंटस प्रॉपर्टीज होती है वो कम होने लगेगी, इसकी सीमेंटियस प्रॉपर्टी कम होने लगेगी। इसके अंदर क्या होगा, प्री हाइड्रेशन हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से भी। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्री हाइड्रेशन होने लग जाएगा। अगर इसकी हमारी फाइननेस ज़्यादा है, तो जैसे हमारा सीमेंट का बैग ऐसे मॉइस्चर में पड़ा है बाहर, वो वहीं पे भी रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, हमारे एयर के, तो वहाँ पे ही हमारा वो हार्ड हो जाएगी और वो हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहेगी। तो ये हमारी हो जाएगी अगर एक्सेस में बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट अगर हम सीमेंट को फाइंड करते हैं। सेकंड, अगर हमने उसको एक्सेस में ले लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्कली रिएक्शंस होगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंक होगा और क्रैक्स डेवलप्स हो जाएंगे। तो एल्कलीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो भी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर पाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एल्कली रिएक्ट करके और उतनी ही ज़्यादा श्रिंकेज शो करके हमारे सीमेंट उतने ही ज़्यादा क्रैक्स शो करेगा। तो हमारी सीमेंट क्रैक शो करने लग जाएगी और हमें क्या मिलेगा, फेलियर, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये हमारे फाइननेस की इम्पोर्टेंस हो गई। अब हम फाइननेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, हाँ तो हम यूज़ करते हैं सीव टेस्ट। सीव टेस्ट में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं और एयर सेट लम्ब्स को हम फिंगर से तोड़ देते हैं। 100 ग्राम सीमेंट ली, 100 ग्राम सीमेंट ली, इसके अंदर जो छोटे मोटे लम्ब्स होंगे वो हम अपनी फिंगर से फोर्स लगा के इसको तोड़ के पाउडर फॉर्म में ले लेंगे। फिर इसको हम 90 माइक्रोन की सीव में डाल देंगे। सीव क्या होता है, छन्नी होती है। फिर हम इसको 15 मिनट तक सीविंग करेंगे, उसकी शेकिंग करेंगे और वहाँ से हम उसको रेसिड्यूज का निकाल देंगे। तो फिर इसका जो हमारा होता है ओपीसी सीमेंट के लिए हमारा रेसिड्यू अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। रेसिड्यू होता है जैसे कि हमारी सीमेंट है, हमने यहाँ से सीमेंट डाली, वो जो बड़ी साइज़ है वो ऊपर रह जाएगी और जो छोटी साइज़ है वो हमारी नीचे आ जाएगी। लेट अस सपोज हमने 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ली थी, ओपीसी की सीमेंट ली थी, हम ओपीसी का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो ओपीसी हमने 100 ग्राम ली, तो यहाँ 90 ग्राम तो आना ही चाहिए। यहाँ अगर 90 ग्राम से कम है, यहाँ अगर रेसिड्यू जो बचा है, ये रेसिड्यू है, ये अगर 10% से कम ही आना चाहिए, तभी हमारा ये ओपीसी सीमेंट का सीव मेथड जो हमें रिजल्ट देगा वो सही देगा, हमारी सीमेंट की फाइननेस सही होगी, वरना वो फाइननेस या तो एक्सेस में हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो फिर ये हमें नहीं चाहिए। तो हम इसका जो सरफेस एरिया हम देखते हैं वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 225। जो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसके लिए हमारा 5% रेसिड्यू होता है। जो हमारी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी हमारी रेसिड्यू अमाउंट 5% होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीव मेथड। अगला हमारे पास आता है एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एयर परमिबिलिटी टेस्ट भी हमारी फाइननेस कैलकुलेट करने के लिए होती है। हमारे इनके प्रोसीजर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर परमिबिलिटी टेस्ट में हमारे जो होता है नर्स एंड ब्लेम टेस्ट, ये हमारा एपरेटस होता है, नर्स एंड ब्लेम्स टेस्ट। परमिबिलिटी टेस्ट है, सबसे पहले इस सेल के अंदर, परमिबिलिटी टेस्ट सेल के अंदर हम अपनी सीमेंट को प्लेस करते हैं, फ्लोमीटर लगाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि हमारी जो एयर है, एयर पास्ट पर सेकंड की हम क्वांटिटी को चेकआउट करते हैं, और मैनोमीटर हमारा प्रेशर नापने के लिए होता है। इस टेस्ट की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो हमारी ओपीसी सीमेंट होती है वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 325, लो हीट सीमेंट की भी 325, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट की 300, हाई एलुमिना सीमेंट की हमारे पास 225 एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट की हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर पर केजी हमारी फाइननेस होती है। तो ये हमारे इन टेस्ट की वजह से जो फाइननेस देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से होती है। फिर हम अगला टेस्ट पढ़ते हैं, हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। आखिरकार ये कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है, ये एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म पेस्ट एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ये हमारी वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, कंसिस्टेंसी, जहाँ पे हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी शो करने लग जाए। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं, जैसे इसके अंदर जो हम सबसे पहले
विकेट अपैरेटस यूज़ करते हैं हमारे कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर। विकेट अपैरेटस हम 3 तरीके के टेस्ट में यूज़ लेते हैं। हमारे कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर भी, हमारे इसके अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट में भी, और हमारा फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीनों टेस्ट हम विकेट अपैरेटस के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। ये विकेट अपैरेटस कुछ किस प्रकार से होता है? विकेट अपैरेटस कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका फ्रंट व्यू है, सामने से देखने से ये ऐसा लगेगा। ये इसका साइड व्यू है, अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। और ये होती है उसकी प्लंजर, इसको हम बोलते हैं प्लंजर। ये प्लंजर यूज़ होता है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालने के लिए। इस प्लंजर को हम कहाँ लगाते हैं? तो ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे ये साइड व्यू में ये चीज़, यहाँ हम इस प्लंजर को लगाते हैं। तो इस प्लंजर को हम यहाँ लगाते हैं। देन हम क्या करते हैं, ये अपना टेस्ट जो सीमेंट का जो मोल्ड होता है वो इसके अंदर सीमेंट हम फील्ड करते हैं। ये हमारा मोल्ड है, ये कुछ इस डायमेंशन से होता है। इसके अंदर हम अपनी सीमेंट को पहले मिक्स करके इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। देन हम इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा प्लंजर हो गया। और ये हमारे पास होती है नीडल। ये नीडल अगर 1 mm डायमीटर की है, 1 mm डायमीटर की है, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए काम आता है। और अगर ये 5 mm 1 mm स्क्वायर, अगर ये 5 mm की है, 5 mm नीडल को हम बोलते हैं एनुलर कॉलर। अगर ये है तो ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए काम आ जाएगा। ये हमारा FST निकालने के लिए काम आता है, ये हमारा IST निकालने के लिए काम आता है। तो विकेट अपैरेटस के अंदर हम यहाँ पे अगर प्लंजर लगाते हैं, अगर यहाँ पे हम 10 mm का प्लंजर लगाते हैं तो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह पे यहाँ 1 mm स्क्वायर की नीडल लगाते हैं तो ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ विकेट अपैरेटस में 5 mm का एनुलर कॉलर लगा दिया, कुछ इस टाइप से 5 mm स्क्वायर का अगर इस टाइप का नीडल लगाते हैं तो ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए काम आता है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये नीचे मोल्ड है कुछ इस प्रकार से, ये मोल्ड है कुछ इस प्रकार का, ये मोल्ड कुछ इस प्रकार का है। इसके अंदर हम यहाँ पे सीमेंट डालते हैं, पूरा इस सीमेंट को यहाँ तक फिल कर देते हैं। इस सीमेंट को हमने यहाँ तक फिल कर दिया। ये हमारा 18 to 40 mm का जो है ये मोल्ड है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ नीडल है, यहाँ हमारी नीडल है, इसको हम प्लंजर भी बोल सकते हैं। ये हमारे प्लंजर, नीडल और एनुलर कॉलर, ये हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में यूज़ होने के लिए। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को रखते हैं, इन तीनों में से कोई एक। फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से छोड़ते हैं। ये जब रीडिंग शो करेगा नीचे से 5 to 7 mm, ये हमारे यहाँ पे मीटर लग रखा है, इंडिकेटर विकेट अपैरेटस के अंदर। जब ये यहाँ पे 5 to 7 mm नीचे से, बॉटम से जब ये 5 to 7 mm तक ऊपर हो तो हम वो नोट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के अंदर हम नोट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यूज्ड, परसेंटेज वाटर यूज्ड। और हमारा IST एंड FST के लिए हम जब हमारा जो नीडल है वो यहाँ इतना ऊपर आ जाए 5 to 7 mm तक, तो हम उसमें टाइम नोट करते हैं, किस टाइम तक वो यहाँ पहुँचा है, यहाँ ऊपर से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना समय लिया है, तो वो हमारा IST और FST हो जाएगा। अब हम एक एक करके ये चीज़ें पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है उसको हम P बोलते हैं। लेट अस सपोज हमने कोई सीमेंट ली, हमने यहाँ पे कोई सीमेंट ली, लेट अस सपोज 100 ग्राम। फिर हमने इसके अंदर कुछ वाटर मिलाया, लेट अस सपोज हमने इसके अंदर वाटर मिलाया है 35 ग्राम। जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर मिलाया और हमने इसको मोल्ड के अंदर रख दिया, इस मोल्ड के अंदर, देन हमने 10 mm का प्लंजर लिया इस अपैरेटस के अंदर। फिर इस कैप को जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर ये 300 ग्राम का मूवेबल रॉड है, ये एकदम से नीचे जाएगा। ये नीचे जाते ही हम चेक करेंगे, अगर ये नीडल 5 से 7 mm तक नीचे जाती है एट अ टाइम उसी समय, तो जो हमारा ये 35 ग्राम इस सीमेंट के लिए 35% है, तो ये हमारा P हो जाएगा।
लेकिन जैसे लेट अस सपोज अगर ये 35 हमने जैसे ही ड्रॉप किया, लेकिन ये 5 to 7 ना होकर 10 mm ऊपर है, इसका मतलब ये हमारा टेस्ट 35 रॉन्ग है। तो हम उसमें 34 चेक करेंगे, 33 चेक करेंगे। हम बस वही चेक करेंगे कि कब ये हमारा प्लंजर 5 to 7 mm हमारे बॉटम से ऊपर तक रहे। उस वाटर कंसंट्रेशन को हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। फिर हमारा आता है इनिशियल सेटिंग टाइम। पहले हम देखते हैं कि आखिरकार इनिशियल सेटिंग टाइम की डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट एंड मिक्स्ड प्रॉपरली the chemical reaction soon starts and the cement paste remains plastic for a short period. During this period, it is possible to remix paste and this period is called initial setting time. इसके अंदर एक बात नोट करने की है, इसमें अंदर हम बोलते हैं कि रीमिक्स पेस्ट। इस टाइम के अंदर हम हमारे सीमेंट को रीमिक्स कर सकते हैं, और हम इसमें ये भी कह सकते हैं नो हार्डनिंग विल स्टार्ट इन दिस पीरियड। हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे हमने सीमेंट ली और इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। ये हमारी सीमेंट थी और हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया। देन हमने इसको यहाँ से, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग, इस प्रोसेस को। फिर हमने यहाँ पे इसकी वॉल बनाई मतलब यहाँ पे हमने इसको पुट किया, मतलब यहाँ पे हमने इसकी कर दी है प्लेसिंग। तो मिक्सिंग से प्लेसिंग तक का जो हम इसको टाइम पीरियड बोलते हैं वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो मिक्सिंग से प्लेसिंग तक के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी सीमेंट हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो सीमेंट हार्ड हो जाती है तो किसी काम की नहीं है, वो वॉल में लगाने लायक नहीं बचेगी। तो ऐसा समय जब वाटर को हम सीमेंट के अंदर मिक्स करते हैं, वाटर प्लस सीमेंट मिक्स करते हैं और हमारी सीमेंट हार्ड नहीं होती है, जब जिस टाइम तक, उस टाइम को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब इस टाइम के दौरान हम इस सीमेंट को रीमिक्स कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम निकल गया, अगर हमने इनिशियल सेटिंग टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया है उसको प्लेसिंग तक, तो वो हमारी सीमेंट हार्ड होने लग जाएगी और हमारी वो सीमेंट काम की नहीं रहेगी। तो फिर हमारी जो मिक्सिंग टू प्लेसिंग तक का जो समय है वो मैक्सिमम समय इनिशियल सेटिंग टाइम ही होना चाहिए। तो उसी हम टाइम को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। अब हम देखते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो फाइनल सेटिंग टाइम, as the time passes the reaction is continued and cement begins to hard। मतलब इसमें क्या होता है कि cement begins to hard and time elapses at the time of mixing water to hardened। मतलब इसमें जो सीमेंट है वो मिक्सिंग से लेके वो हमारी सीमेंट कब हार्ड हो रही है, पूरी तरह से जब तक सीमेंट हमारी हार्ड हो जाएगी उस टाइम को हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। हमारी मिक्सिंग टू प्लेसिंग टू हार्डनिंग, इस टाइम को हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हम परफॉर्म कैसे करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम परफॉर्म करने से पहले हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालनी ही पड़ेगी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, हमें सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी P मिलेगी। P क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट पेस्ट टू बी एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो ये हमारा P हो जाएगा क्या, वाटर का क्वांटिटी परसेंटेज। तो हमें P कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। फिर हम आएंगे इनिशियल सेटिंग टाइम के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले 300 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे वाटर 0.85 टाइम्स ऑफ P। इसमें P क्या है, ये P है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो इसके अंदर हम वाटर यूज़ करते हैं 0.85 टाइम P, और जो इसके अंदर हम नीडल यूज़ करते हैं वो 1 mm² की नीडल यूज़ करते हैं। जो हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी के अंदर यूज़ करते थे वो 10 mm का प्लंजर यूज़ करते थे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फिर हम उसको क्विकली रिलीज़ कर देंगे। जो हमारी कैप थी और इसके अंदर जो ये मूवेबल रॉड थी 300 ग्राम की, इसके नीचे ही लग रखी थी वो नीडल 1 mm² की, तो हम इसको क्या करेंगे, क्विकली रिमूव कर देंगे एकदम से। देन वो हमारी नीडल उस सीमेंट पेस्ट के अंदर जाएगी
और जिस टाइम पे वो हमारे बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर हो तो वो टाइम हम नोट कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग से लेके हमारा ये वाला टाइम जब तक वो बॉटम से इतना ऊपर रहे उसको अपन बोल देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ये हमारा ओपीसी सीमेंट के लिए 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए और लो हीट सीमेंट के लिए ये 1 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लो हीट सीमेंट क्या होती है कि हार्ड बहुत ही लेट होती है। लो हीट सीमेंट का मतलब यही है कि वो स्ट्रेंथ बहुत ही लेट देगी, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था टाइप्स ऑफ सीमेंट के अंदर। अब आती है फाइनल सेटिंग टाइम, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम इसके अंदर भी 300 ग्राम ऑफ सीमेंट यूज़ करेंगे, 0.85 टाइम पी ऑफ द वाटर यूज़ करेंगे। वाटर कंटेंट पी हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, और हमने जो इसके अंदर नीडल यूज़ करनी है वो 5 mm की एनुलर कॉलर यूज़ करनी है। और इस केस में हम उसको जेंटली रिलीज करेंगे, ना कि उसको क्विकली रिमूव करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट के पास 5 mm की ये नीडल लेके आएंगे, देन हम उसको जेंटली रिलीज कर देंगे उसके ऊपर मूवेबल रोड को, जेंटली रिलीज्ड। फिर क्या करेगी, ये अंदर जाएगी सीमेंट के, और जब हमारी ये नीडल यहाँ तक पहुँच जाए 5 to 7 mm, हम वो टाइम कैलकुलेट कर देंगे। वो टाइम हो जाएगा FST। मिक्सिंग से लेके इस टाइम तक वो हमारा हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। इसके अंदर एक और बात है, टाइम एट विच नीडल मेक्स एन इम्प्रेशन एंड कॉलर फेल्स एट बी नोटिस्ड। जब हमारी कॉलर फेल हो जाए, हमारी जो कॉलर कौन सी है 5 mm की, जब ये वहाँ पे इम्प्रेशन शो करने लग जाए उस सीमेंट के अंदर, क्योंकि हार्ड हो जाएगी सीमेंट हमारी, तो ये इस नीडल को इफेक्ट करेगी। जब हमें उसके अंदर फेलियर नोटिस होने लग जाए तो वो हमारा टाइम हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम, जो ओपीसी के लिए 10 घंटे तक होता है। 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ओपीसी सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारा ये 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आगे बात आती है हमारी कि हम ये इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट क्यों करते हैं। वाई वी कैलकुलेट इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम करने के लिए हमारे पास कुछ कारण हैं। वो क्या है कि कंक्रीट नॉट डिस्टर्ब्ड बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम वंस प्लेस्ड। सीमेंट को मिक्स करने से लेके प्लेस करने तक हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग से प्लेसिंग तक के टाइम को हम मैक्सिमम टाइम को हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोल रहे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के दौरान हम उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन एक बार IST से ये ऊपर निकल गया टाइम, देन हम उसके अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सीमेंट हार्ड होने लग जाएगी। तो पहली बात चीज़ ये है। सेकंड है कि सफिशिएंट टाइम फॉर प्लेसिंग सेकंड बैच डिस्टर्ब्ड फर्स्ट बैच। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे वॉल का एक पीस बना लिया है, एक चीज़ बना ली है, फिर हम उसको उसके ऊपर सेकंड बैच लगा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट बैच था और ये हमारा सेकंड बैच है। अब फाइनल सेटिंग टाइम का पॉइंट यहाँ आता है कि हमने फर्स्ट बैच लगाया था, अब हम सेकंड बैच लगा रहे हैं, तो इस बैच के लगाने से ये हमारे फर्स्ट बैच को डिस्टर्ब ना करे। अगर ये FST से क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब ये हार्ड हो चुका है। अगर ये हार्ड हो चुका है देन ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये FST के अंदर है और हमने सेकंड बैच भी लगा दिया, देन ये हमारे इस वाले बैच को डिस्टर्ब करने लग जाएगा। इसीलिए हम FST भी निकालते हैं, IST भी निकालते हैं। जब हम सेकंड बैच लगाते होते हैं तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि इसकी FST निकल चुकी हो। थर्ड पॉइंट आता हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। मिक्सिंग से प्लेसिंग तक का मैक्सिमम टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए। अगर हमने इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि हम मिक्सिंग से प्लेसिंग तक मैक्सिमम इतना टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये काम जल्दी करना पड़ेगा। मिक्सिंग से लेके प्लेसिंग तक का टाइम हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा कंक्रीट अचीव डिजायर्ड स्ट्रेंथ। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ को, डिजायर्ड स्ट्रेंथ को बताती है कि अब हमारा जो कंक्रीट है वो हार्ड हो चुका है। शटरिंग कैन बी रिमूव्ड और रीयूज्ड बिफोर FST। शटरिंग प्लाईवुड टेकन फॉर वेट कंक्रीट, तो हम ये FST से पहले कर सकते हैं, इसीलिए हम FST एंड IST को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारा अगले प्रकार का जो टेस्ट आता है वो हमारा आता है साउंडनेस टेस्ट।
साउंडनेस क्या होती है? साउंडनेस पिछले वाले लेक्चर और उससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बात करके, साउंडनेस होती है सीमेंट का एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो साउंडनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं? डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? अगर वो एक्सपेंड होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम चेंज ऑफ वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट के दौरान। साउंडनेस टेस्ट में हमारे पास दो तरीके के एपेटस होते हैं। दो तरीके के एपेटस कौन कौन से होते हैं? ली चेटेलियर एंड ऑटोक्लेव। हमारे पास ये दो तरीके के एपेटस होते हैं। अब जो हमारे साउंडनेस है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो वो होता है हमारा लाइन एंड एमजीओ। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिए थे जब हमने कंपोनेंट ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ा था। उस टाइम हमने सीएओ और एमजीओ के बारे में पढ़ा था। तो सीएओ और एमजीओ क्या करते हैं? हमारे साउंडनेस को कॉज करते हैं, हमारी उस साउंडनेस को कंट्रोल करते हैं। और साउंडनेस क्या क्या हमें डेवलप करवा सकती है, इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे साउंडनेस के? तो क्रैक्स, डिस्टॉर्शन, डिसइंटीग्रेशंस, अल्टीमेटली लीडिंग टू फेलियर। ये हमारे अनसाउंडनेस के इफेक्ट हो सकते हैं हमारी कंक्रीट के अंदर। अगर ही हमारी सीमेंट एक्सपेंड हो रही है तो उसके अंदर हमारे डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे एज ए साइन ऑफ फेलियर हमें दिखाएंगे, साइन ऑफ फेलियर। तो ये हमारे साउंडनेस के इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो हम एपेटस यूज़ करते हैं, सबसे पहला वाला वो हमारा होता है ली चेटेलियर एपेटस। ली चेटेलियर एपेटस में कुछ इस प्रकार का एपेटस होता है। ये हमारा होता है साइड व्यू और ये हमारा टॉप व्यू। तो साइड व्यू में हम जब देखेंगे तो इसका जो ये लेग है ये 165 mm लंबा होता है। इसके ये सिलेंडर के ऊपर एक ग्लास प्लेट और नीचे भी एक ग्लास प्लेट होती है। इसके अंदर हम सीमेंट को फिल करते हैं और ये 30 mm इसकी हाइट होती है। ये ब्रास का बना हुआ मोल्ड होता है। ब्रास का होता है जिसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। और यहाँ पे छोटा सा गैप होता है क्योंकि सीमेंट एक्सपेंड होगी या फिर कॉन्टैक्ट होगी, तो ये गैप फिल होगा या फिर एक्सपेंड होगा। तो इसके लिए छोटा सा गैप रखते हैं जो ज़्यादा नहीं आना चाहिए 0.5 mm से। मिनिमम इतना ही हम मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये हमारे लेग्स थे जो ये हमारे साइड व्यू में दिख रहे हैं। ये हमारे लेग्स कुछ दो प्रकार के लेग्स हैं और इसके अंदर ही हम इसका डिस्टेंस नोट करते हैं। तो हम इसका कैसे परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। साउंडनेस टेस्ट करने से पहले हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हम वाटर जो यूज़ करते हैं वो 0.78 टाइम पी यूज़ करते हैं, जिसमें पी क्या होती है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीमेंट को 24 घंटे के लिए सबमर्ज्ड इन वाटर करते हैं। और जो हमारी ये कुछ इस प्रकार की जो हमारा सिलेंडर था, इसको हम सीमेंट से भर देते हैं और 24 घंटे के लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रखते हैं। और रखने के बाद ये जो दो लेग होते हैं इसके, हम उसके बीच का इसका डिस्टेंस d1 नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसको फिर से पानी के अंदर डुबोते हैं। टेम्परेचर इस बार रखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट का मतलब ये है कि हमारा जो टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में 25 से 30 मिनट लगाएंगे। देन हम उसको 3 घंटे तक उसको बॉईल करेंगे। दो तरीके के टाइम बताएं, 25 से 30 मिनट किस लिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने तक। फिर 100 डिग्री तक हम उसको 3 घंटे तक बॉईल करेंगे। फिर हम उसको बाहर निकाल के कूल डाउन करके फिर से उसका डिस्टेंस नोट करेंगे, लेट अस सपोज d2। तो ये d1 माइनस d2 ही हमारा क्या आएगा? साउंडनेस। डिफरेंस बिटवीन द बोथ रीडिंग अनसाउंडनेस इन सीमेंट है। तो ये हमारी अनसाउंडनेस हो जाएगी क्या? d1 माइनस d2। अब कुछ डेटा है जो हमें मिले हैं। OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 mm से कम आना चाहिए। जो हमारी साउंडनेस है वो 10 mm
मैक्सिमम पहुंचनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो हमारी सीमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए 5 mm से भी कम का एक्सपेंड होना चाहिए। डिटेक्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइन ओनली। जो ये हमारा लीच टेलर एपरेटस होता है, ये CaO के कारण आने वाले साउंडनेस इफेक्ट को ही डिटेक्ट करता है। द एक्सेस ऑफ MgO CaSO4 नॉट डिटेक्टेड। इसके अंदर जो हमने पहले नोट किया था कि जो अनसाउंडनेस है वो दो तरीके से मिलती है, CaO और MgO। तो CaO को तो ये फ्री लाइन ओनली फ्री को ये कन्वर्ट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन MgO एंड एक्सेस ऑफ CaSO4 को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये डिटेक्ट कौन करेगा? तो ये डिटेक्ट करेगा हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट ये हमारा साउंडनेस निकालने के लिए दूसरे प्रकार का टेस्ट होता है। हम देखते हैं इन इंडिया द अकरेंस ऑफ लो मैग्नीशिया लाइमस्टोन इज लिमिटेड। लो मैग्नीशिया लाइमस्टोन हमारे पास लिमिटेड है। सो IS स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेड दैट सीमेंट हैविंग मैग्नीशिया कंटेंट 3% से ज़्यादा बी टेस्टेड साउंडनेस बाय ऑटोक्लेव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे MgO की कंटेंट 3% से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बात की है वो एक्सेस की है, तो 3% हम नॉर्मली लेते हैं। हमने लेक्चर 1 में भी बात की थी, कंपोनेंट ऑफ सीमेंट के अंदर हम MgO की कंटेंट 3% अप टू 2% रखते हैं। तो 3% से अगर ये एक्सेस में ज़्यादा होती है तो हम साउंडनेस टेस्ट करेंगे, वो ऑटोक्लेव टेस्ट के अंदर करेंगे। टेस्ट इज सेंसिटिव फॉर बोथ मैग्नीशिया एंड फ्री लाइन। हमारे मैग्नीशिया और ये हमारे फ्री लाइन, इन दोनों की वजह से जो साउंडनेस मिलेगी उन दोनों को ये टेस्ट कैलकुलेट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, सेंसिटिव है इन दोनों ही कंपोनेंट्स के ऊपर। इसका प्रोसीजर क्या है? वैसे प्रोसीजर इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ के प्रोसीजर हैं, कुछ के नहीं पड़ेंगे। मोल्ड इसके अंदर जो हम यूज़ लेते हैं वो 25x25x25 का मोल्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सीमेंट को फिल करते हैं। स्पेसिमेन रिमूव्ड फ्रॉम मोल्ड एंड प्लेस इन ऑटोक्लेव एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा ऑटोक्लेव एपरेटस होता है उसके अंदर हम इसको रख देते हैं। देन हम क्या करते हैं, स्टीम प्रेशर रेज्ड टू 2.1 ± 0.1 Nm² टू 60 इन 60 to 75 मिनट्स। जो हमारा स्टीम प्रेशर होता है उसको हम इंक्रीज करते हैं 2.1 Nm² तक, और इसको हम बढ़ाने में कितना टाइम लेते हैं? 60 से 65 मिनट लेते हैं, और यहाँ तक हम उसको प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। फिर क्या करेंगे कि हम प्रेशर अलाउड फॉर 3 आवर्स, फिर 3 घंटे तक कंटिन्यूस इसी प्रेशर को रखते हैं। जैसे हम लीच टेलर के अंदर क्या करते थे कि हीट करते थे, जब 27 से 100 डिग्री तक तो हम 25 से 30 मिनट लेते थे, लेकिन फिर 100 डिग्री पर हम 3 घंटे के लिए रखते थे। ये हम करते थे लीच टेलर में। तो फिर यहाँ क्या करेंगे कि 2.1 Nm² तक हम स्टीम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 60 से 75 मिनट के अंदर। देन हम उसको 3 घंटे तक इसी प्रेशर के ऊपर रखते हैं। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन लेंथ नियरेस्ट टू 0.01% ऑफ इफेक्टिव लेंथ। फिर हम उस ऑटोक्लेव एपरेटस में लेंथ को मेजर करते हैं, फिर वही D1 - D2 करते हैं। इसके अंदर जो हमारे एक्सपेंशन है हमारा OPC सीमेंट के लिए वो 0.8% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए हमारी इफेक्टिव लेंथ के मुकाबले। तो ये हमारा हो जाएगा ऑटोक्लेव टेस्ट। कंडीशन इफेक्टिंग साउंडनेस, इसमें जो पहला टाइप है हाइड्रेशन ऑफ अनकंबाइंड लाइम इनकेस्ड विद सीमेंट पार्टिकल्स। हाइड्रेशन ऑफ अनकंबाइंड लाइम, जो हमारा अनकंबाइंड लाइम होता है CaO, वो क्या होता है हाइड्रेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ये 60 to 65% हमारी सीमेंट के अंदर होता है। तो इसमें जो कोई फ्री लाइम बच गया है तो वो हाइड्रेशन करेगा, और फिर वो हमारी, क्योंकि CaO ये जो हमारी साउंडनेस को कंट्रोल करता है, तो ये इसका जो हाइड्रेशन है वो हमारे आगे डिपेंड करेगा कि ये साउंडनेस को कितना अफेक्ट करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर फ्रेशली ग्राउंडेड सीमेंट इज अलाउड टू एरिएट फ्रॉम 2 to 3 weeks, अलाउिंग द लाइम टू हाइड्रेट टू ओवरकम अनसाउंडनेस। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सीमेंट है, जैसे ये हमारी सीमेंट है कुछ इतनी, तो हम इसको क्या करते हैं, एरिएट करते हैं। एरिएट का मतलब हम इसको एयर के अंदर, एयर की प्रेजेंस के अंदर रख देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि एयर है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी लाइम के साथ, और इसको हाइड्रेशन करवा देगी जो भी हमारी इसके अंदर फ्री लाइम है। जब पहले से ही हाइड्रेशन हो चुका है तो इसका फिर क्या करेंगे, ग्रेडिंग वगैरह करेंगे, तो ये अच्छी तरह से सारी अनसाउंडनेस ये शो नहीं कर पाएगा CaO। तो ये हम इसकी वजह से
हम हमारे अनसाउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साउंडनेस को कंट्रोल कि एक्सेस ऑफ जिप्सम, जो हमारी जिप्सम है अगर हम उसको एक्सेस में ले लेते हैं तो ये हमारी सेटिंग टाइम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा कम कर लेता है, सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है। कॉज अनसाउंडनेस, जब ये एक्सेस में लेते हैं तो ये अनसाउंडनेस को कॉज करता है, किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना देता है जिप्सम सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से साउंडनेस होती है हमारी सीमेंट के अंदर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो जिप्सम क्वांटिटी होती है हम उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, अप टू 2.5 to 3% तक ही हम अपनी जिप्सम को रखते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लिंकरेशन के टाइम जब हम एक्सेस में जब हम जिप्सम मिलाते हैं तो 2 to 3% ही मिलाते हैं, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेस में ले लेते हैं तो वो साउंडनेस को आगे प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग soundness test? Principle involving in testing of unsoundness of cement is to artificially accelerate the process of slaking of lime. कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑफ स्लेकिंग जो CaO है, इसका जो हाइड्रेशन है उसको हम एक्सलरेट कर देते हैं, हम उसको एरिएट कर देते हैं पहले से ही, और हम अपनी साउंडनेस को कंट्रोल कर देते हैं। तो कुल मिला के जो ये साउंडनेस है ये किसकी वजह से होती है, वो CaO की वजह से होती है, इसकी प्रेजेंस के कारण हमारी साउंडनेस होती है। द प्रिंसिपल वार्निंग इन टेस्टिंग ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट इज आर्टिफिशियली एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग ऑफ लाइफ, यही होता है हमारा प्रिंसिपल। फिर अगला टाइप का जो हमारे पास टेस्ट आता है वो हमारा आता है स्ट्रेंथ का टेस्ट। हम किस प्रकार से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं हमारी लैब के अंदर। तो इस टेस्ट में सीमेंट हाइड्रेट प्लस वाटर, सीमेंट हाइड्रेट मतलब सीमेंट का जो पार्टिकल है और फिर यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं, सीमेंट प्लस वाटर, तो कोहेजन नेचर ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर। कोहेजन फोर्सेस होते हैं लाइक पार्टिकल्स के बीच में। तो सीमेंट का पार्टिकल सीमेंट के पार्टिकल के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है और हमारे पास सॉलिडिटी एक्सपीरियंस होती है। सेकंड, सीमेंट प्लस एग्रीगेट, जो हमारे सीमेंट है वो एग्रीगेट्स के साथ, जो हमारा जो सीमेंट है वो एग्रीगेट्स के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करता है। एडेशन फोर्सेस अनलाइक पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, और ये सीमेंट एक बहुत अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस के अंदर ये खुद के साथ प्लस कंक्रीट एग्रीगेट्स के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग करके ये बहुत अच्छा कंक्रीट बनाती है और ये सॉलिडिटी को एक्सपीरियंस अच्छी तरह से करवा पाती है। यही इसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ मोटार एंड कंक्रीट नेचर ऑफ सीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, एक मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हम पहले से हमें पता होती है IS कोड्स के मुताबिक, हम उसकी वजह से उसको डिज़ाइन करते हैं और हम अपने स्ट्रक्चर में उसको यूज़ करते हैं। तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। स्ट्रेंथ दो तरीके की होती है, एक कंप्रेसिव फोर्सेस के अंदर निकालते हैं और एक हम टेंसाइल फोर्सेस के ऊपर निकालते हैं। जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन के मामले में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ शो करती है हमारी कंप्रेशन पे, और टेंसाइल में वो कम शो करती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीमेंट के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर। इसके अंदर हम सीमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं एंड डिग्री ऑफ एडल्ट्रेशन को हम चेक करते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब उसके अंदर सेंट कितनी है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितनी है, ये भी हम उसके अंदर चेक करते हैं सीमेंट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर। फिर इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने से पहले भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट तो होना ही चाहिए पहले, क्योंकि जब यही होगा तभी ये P कैलकुलेट हो पाएगा। इसके अंदर जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो P/4 + 3% हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। वाटर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखते हैं। मोल्ड प्लस सीमेंट, मोल्ड क्या होता है, कुछ इस टाइप से उसका एक मोल्ड होता है, रेक्टेंगुलर मोल्ड हम लेते हैं क्यूबिक, देन हम इसके अंदर सीमेंट एंड वाटर मिलाते हैं, सीमेंट प्लस वाटर, फिर हम इसको वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर लगते हैं और 3 स्पेसिमेन बनाते हैं। इसका जो सरफेस एरिया ऊपर रखते हैं वो 5000 मिलीमीटर स्क्वायर हम इसका टॉप एरिया रखते हैं। तो जो इसकी साइड्स होंगी वो 70.6 mm की हम रखते हैं मोल्ड की, 70.6 × 70.6 mm।
इसकी वजह से जो एरिया मिलेगा वो 5000 एरिया मिलेगा। तो हमारे पास सरफेस एरिया है, हम लोड निकाल देंगे और लोड को जब हम सरफेस एरिया से डिवाइड मार देंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेस निकल आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लार्जर क्यूब नॉट यूज्ड, लार्जर क्यूब यूज़ नहीं करते हम। 70 mm तक की, लगभग 7 सेंटीमीटर तक का ही हम क्यूब यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर सीमेंट श्रिंक हो जाती है एंड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्यूब्स रिमूव्ड इन मोल्ड एंड सबमर्ज्ड इन वाटर, इस मोल्ड से, ये मोल्ड जो बना होता है ये कुछ अलग मटेरियल का बना होता है, इसके अंदर हम सीमेंट को रखते हैं, थोड़ी देर तक हार्ड होती है, उसकी FST से IST निकल जाने के बाद फिर हम उसको सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर सबमर्ज कर देते हैं। देन हम उसको निकालते हैं और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर ये रखते हैं, यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा, ऊपर से हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अब अप्लाई कैसे करते हैं, 0 से धीरे 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 बढ़ा के 35 न्यूटन तक हम इसको इंक्रीज करते हैं। फिर जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलती है वो लोड पर यूनिट एरिया निकलती है, जिसका एरिया हमें पता है कि 5000 हमने रखा था। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स, हम इसके 3 क्यूब्स चेक करते हैं। पहला क्यूब लिया, टूट गया, दूसरा क्यूब लिया, फिर टूटा, तीसरा क्यूब टूटा, फिर इन तीनों लोड को कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो एवरेज निकाल के हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसको डिफरेंट डेज के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं। ये डे 1 पे देखते हैं, डे 3 पे देखते हैं, डे 7 पे देखते हैं, डे 28 तक भी देखते हैं। बहुत सारे क्यूब्स हम बनाते हैं, 3 क्यूब यहाँ यूज़ हो गए, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 9 क्यूब हम बनाते हैं एट अ टाइम। इसी टाइम पे हम 9 क्यूब्स बना लेते हैं। फिर OPC ग्रेड 33 सीमेंट, OPC ग्रेड 33 का मतलब सिंपल सी बात है, ये ग्रेड 33 है तो ये 33 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो कि न्यूटन पर mm² के अंदर कैलकुलेट होती है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 33 होगी। तो इसकी जो डे 3 पे स्ट्रेंथ होती है वो OPC की 16 न्यूटन पर mm² अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, और डे 7 के लिए 22 एंड डे 28 के लिए 33। फिर पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए भी 16, 22 और 33, डे 3, डे 7 एंड डे 28। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारे पास 10, 16 एंड 35, ये हमारी लो हीट है। लो हीट का मतलब ये जो पहले स्ट्रेंथ देती है अर्ली डेज के अंदर, जो अर्ली डेज की हमारी लो हीट स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, वो हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं कि जो इसको लो हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले बहुत ही कम हीट देता है लेकिन लास्ट में स्ट्रेंथ लगभग सिमिलरली शो करने लग जाता है OPC से। लेकिन डे 3 एंड डे 7 पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि बहुत ही कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है ना हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये क्या होती है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है, बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाती है। बहुत ही जल्दी हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करने का मतलब है कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये डे 1 में भी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी दे देता है और डे 3 तक तो ये अपनी हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है। डे 28 तक नहीं लगाता, डे 3, इसीलिए तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट इसको बोलते हैं। सेकंड टाइप की हमारे पास स्ट्रेंथ जो आती है वो हमारे पास आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहले हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर ली, अब हम करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक। इसके अंदर हम ब्रिकवेट टेस्ट मेथड यूज़ करते हैं। ब्रिकवेट टेस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ होती है, इसमें जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो 10 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है, हमारा जो कंक्रीट है वो गुड इन कंप्रेशन में तो अच्छा होता है लेकिन टेंसाइल नेचर में ये थोड़ा सा वीक होता है। टेंसाइल में ये वीक होता है, 10 to 15% तक ही हमारी स्ट्रेंथ दे पाता है। यूज्ड फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए ही हम यूज़ करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड more conveniently and provide quicker indications of defect in cement in comparison of compressive strength। ये हमारे पास क्विकर इंडिकेशंस दे देते हैं सीमेंट्स के डिफेक्ट के अंदर। क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और इसकी स्ट्रेंथ 10 to 15% ऑफ दिस है। इसका मतलब ग्रेड 33 अगर हम लेते हैं तो उसका जो 10% है वो लगभग 2 न्यूटन पर mm² ही होगा, 2 न्यूटन पर mm²। मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो बहुत ही कम ही हमारे पास फोर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे और ये हमारे फेलियर शो करने लग जाते हैं। तो इसके अंदर हम सीमेंट और सैंड लेते हैं 1:3 के रेशियो के अंदर, और इसके अंदर भी हम सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर यूज़ करते हैं वो P/5 + 2.5% यूज़ लेते हैं। P/5 + 2.5% वाटर हम इसके अंदर यूज़ लेते हैं। ब्रिकवेट मोल्ड बनाते हैं। ब्रिकवेट मोल्ड किस टाइप का होता है,
तो ये मोल्ड कुछ इस शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है ये हमारा ब्रिकवेट मोल्ड। ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। ब्रिकवेट मोल्ड इसके अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ऐसे सीमेंट फिल कर देंगे, देन इसको 90% ह्यूमिडिटी रखेंगे इसकी और रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रखेंगे। 6 ब्रिकवेट इसकी टेस्टिंग होगी जिसके अंदर हम लोड को 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा ये लोड सहता नहीं है तो कम ही लोड के अंदर ये हमारा टूट जाएगा। लेकिन इसकी भी एक मिनिमम स्ट्रेंथ होती है कि ओपीसी के लिए ये 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए, ये ज़्यादा आनी चाहिए 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से। 3 डेज स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ओपीसी के लिए 2 से ज़्यादा आनी चाहिए और 7 दिन की स्ट्रेंथ 2.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा आनी चाहिए टेंसाइल के नेचर में। यही ओपीसी 3 डेज के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 की शो कर रही थी और 7 डेज के अंदर 22 की शो कर रही थी। लेकिन यहाँ देखो 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड 2.5 न्यूटन पर एम एम, बहुत ही ज़्यादा कम होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिकवेट बिकम्स ब्रिटल विद एज। कंडीशन अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सीमेंट अर्ली वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली एजेस C3A। अगर हमारी सीमेंट के अंदर C3A प्रेजेंट है, हमने लेक्चर 1 के अंदर भी बात की थी कि अगर C3A की कंटेंट ज़्यादा है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 864 किलोजूल पर केजी होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है ये, इसीलिए हमारे पास ये बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग दे देगा। ये हमने लेक्चर 2 में बात कर रखी है इसकी। जिप्सम को अगर हम ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि जिप्सम हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, लेकिन उसको हार्डनिंग प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन अगर हमने इसको एक्सेस में ले लिया तो ये साउंडनेस को भी कॉज करता है। स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस्ड बाय डिग्री ऑफ बर्निंग, फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग, एरिएशन। हमारी स्ट्रेंथ है वो बर्निंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, कैल्सिनेशन कितना उसको हीट कर रखा है हमने, कितनी अच्छी उसकी हमने ग्राइंडिंग कर रखी है, उसकी फाइननेस कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अनब्रंट सीमेंट है जिसका कैल्सिनेशन अच्छा नहीं हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसके अंदर डिफेक्ट ज़्यादा होंगे, वो फेलियर शो करेगा। तो ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं इसके बारे में। जब हम सीमेंट और वाटर को ऐड करते हैं तो उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हमारे पास 2 केसेस के ऊपर ये इंपॉर्टेंस शो करती है हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन। कहाँ का कि हमने जैसे सीमेंट यूज ली, बहुत ही लार्ज कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट इज लो। हमें पता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कंक्रीट की लो होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा कंक्रीट है, इसमें यहाँ से हीट निकली तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, बहुत रेयर चांस है। ये बहुत ही ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा लो है, ये हीट को ऐसे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा आप इतना जल्दी। द हीट लिबरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज मास डज नॉट कम टू द सरफेस। जो इंटीरियर के अंदर हीट लिबरेट हुई है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो इसकी सरफेस है, एक्सटीरियर सरफेस, यहाँ से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत जल्दी निकल जाएगी क्योंकि ये तो सरफेस पे है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे टेम्परेचर भी डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। दिस कॉज द टेम्परेचर डिस्टेंस विद इन द कंक्रीट मास कॉजिंग डिफरेंशियल मूवमेंट इन कंक्रीट विच इज रिस्ट्रेंट एंड रिजल्टिंग अननेसेसरी स्ट्रेस एंड क्रैक। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और क्रैक्स में अगर मिल गए तो हमारा कंक्रीट क्या हो जाएगा, फेलियर शो करने लग जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन मास कंक्रीट के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करता है। फिर सेकंड आता है हमारा कंक्रीटिंग ड्यूरिंग विंटर। कंक्रीटिंग ड्यूरिंग विंटर में हम क्या कहना चाहते हैं, ड्यूरिंग विंटर हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रिवेंट द कैपिलरी मॉइस्चर इन द कंक्रीट फ्रॉम फ्रीजिंग विच इज़ एडवांटेजेस। विंटर के केस में क्या होता है कि हमारी जो सीमेंट और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्रीजिंग शो नहीं कर पाता है, उसके अंदर फ्रीजिंग नहीं हो पाती है क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अंदर रह जाती है, बाहर वाली तो चलो निकल जाती है, लेकिन अंदर रहने की वजह से ये फ्रीजिंग शो नहीं कर पाता है। और फ्रीजिंग शो नहीं करेगा तो ये विंटर के केस में अच्छा है।
अच्छा साइन है, ये फ्रीजिंग शो नहीं कर रहा है तो ये क्रैक शो नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से तो वैसे भी सही है और बाहर अंदर से भी सही है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि समर के अंदर लो हीट सीमेंट को यूज़ करते हैं। समर के अंदर लो हीट सीमेंट का यूज़ करने का मतलब ये है कि बाहर गर्मी है तो कम गर्मी निकालेगा तो भी काम बन जाएगा। लेकिन विंटर के अंदर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर ठंड है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करेगी, ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगी तो वो अच्छा रहेगा हमारी सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए। तो फिर ये हमारे पास दो पैरामीटर्स हो जाएंगे हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करने वाले। ये दो ही केसेस है हीट ऑफ हाइड्रेशन के। फिर हमारा पास आता है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हम लीच टेलियर फ्लास्क यूज़ करते हैं, हम लीच टेलियर अपैरेटस यूज़ नहीं करते हैं। लीच टेलियर अपैरेटस हम साउंडनेस टेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के अंदर हम लीच टेलियर फ्लास्क यूज़ करते हैं। कुछ इस टाइप की फ्लास्क होती है, ऊपर से सीमेंट को हम पोर करते हैं, इसके अंदर हम फिल करते हैं। सबसे पहले ये 90 mm इसका ये डायमीटर होता है, हाइट इसकी 243 mm होती है। 6 ml की इसकी कैपेसिटी होती है, इसका वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम, और ऊपर एक ग्लास का स्टॉपर लगा देते हैं जिससे बाहर ना निकले। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले फ्लास्क तो इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले इस फ्लास्क को हम फिल करते हैं केरोसिन से। केरोसिन क्या होती है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.735 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर वही मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो 0.73 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो, एज़ कम्पेयर टू वाटर ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होती है, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस में ये रिएक्शन ना शो करे। तो ऐसा हम कोई भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर केरोसिन यूज़ करते हैं, जिसको हम 0 to 1 ml तक यहाँ भर देते हैं। ये जो रीडिंग होती है यहाँ तक हम इसको फिल करते हैं केरोसिन को। फिर हम क्या करते हैं कि इसको वाटर बाथ के अंदर हम डुबा देते हैं। जैसे ये वेसल थी, इस वेसल को हमने ये पानी के अंदर पूरा डुबा दिया पूरा। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो केरोसिन है ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और 0 ml से ये ऊपर की रीडिंग शो करने लगेगा। हम इसको नोट कर लेंगे, रीडिंग 1 दे देंगे। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पूरा खाली कर देंगे, इसको पूरा खाली करेंगे। फिर इसके अंदर 64 ग्राम सीमेंट मिलाएंगे। देन 64 ग्राम यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फिर से केरोसिन मिला देंगे। देन वही सेम चीज़, इसको फिर से 0.1 ml तक यहाँ केरोसिन भर देंगे। देन हम इसको वापस वाटर के अंदर सबमर्ज कर देंगे। फिर इसके अंदर रीडिंग नोट करेंगे, कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ ऊपर आएगा, उस रीडिंग को हम 2 बोल देंगे। इन रीडिंग्स का अब जैसे हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमारे पास आ जाएगा, और हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जाएगी वो जाएगा वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्योंकि हमारे पास डेंसिटी हमें पता है केरोसिन की, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड पता चल चुका है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ। पहले यहाँ था, दूसरा यहाँ था, यहाँ हमने VML निकाल दिया। V को डेंसिटी से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम्स है ही, तो हम यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन से पैरामीटर है जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं। ड्यू टू लॉन्ग सीजनिंग, unadulterated cement has low specific gravity because freshly ground cement when exposed to air rapidly absorbs moisture and CO2. Due to long seasoning, unadulterated cement, unadulterated cement का मतलब पता है, इसके अंदर प्योर सीमेंट है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो फ्रेशली ग्राउंडेड सीमेंट होती है हमारे पास, जो जैसे ही जो फ्रेशली हमारे पास जो सीमेंट निकल के आई, वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करने के बाद वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है हमारे मॉइस्चर को, और CO2 को भी एब्जॉर्ब करती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेट ऑफ सीमेंट चेंज हो जाएगा। देन हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। Fe2O3 जैसे बढ़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी सीमेंट के केस में, और जैसे बहुत ज़्यादा अगर फाइन हो गई तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी।
फाइन का मतलब यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म का है। अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा फाइन है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इफेक्ट करती है। फिर हम आते हैं केमिकल लैब टेस्ट के अंदर। वो हमारा था फिजिकल लैब टेस्ट। फिजिकल लैब टेस्ट में हमने कुछ प्रकार के टेस्ट पढ़े थे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशंस एंड कुछ इस तरह के टेस्ट पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे केमिकल लैब टेस्ट के अंदर, जो हम केमिकल लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है लॉस ऑफ इग्निशन। लॉस ऑफ इग्निशन में हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं 15 मिनट तक। 15 मिनट तक हम उसको हीट करते हैं। 20 से 25 ml का एक क्रूसिबल लेते हैं। जैसे ये क्रूसिबल ले लिया, इसके अंदर हमने 1 ग्राम ऑफ सीमेंट ले ली, फिर हमने इसको यहाँ पे हीट कर दिया। इसको हीट करेंगे तो ये पहले ये 1 ग्राम था, फिर इसके अंदर से कुछ मास रिलीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर हम रखेंगे 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको कूल करके वेट चेक करेंगे। जैसे ही वेट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस ऑफ इग्निशन हो जाएगा। लॉस ऑफ इग्निशन हमारा ग्रेड 53 सीमेंट के लिए 4% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हमने 1 ग्राम ऑफ सीमेंट यूज़ ली है तो 0.96 ग्राम से ज़्यादा सीमेंट हमारी बची रहनी चाहिए क्रूसिबल के अंदर। अगर नहीं बच रही है तो ये सीमेंट फेल हो जाएगी। 53 ग्रेड के लिए, 33 to 43 ग्रेड के लिए हमारी ये 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी सीमेंट ज़्यादा होनी चाहिए 0.95 से। 1 ग्राम अगर हमने सीमेंट ली है तो इतने ग्राम हमारे पास सीमेंट बची रहनी चाहिए आफ्टर द इग्निशन। सेकंड आता है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि सीमेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हमने पहले ही बात कर ली थी, कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, Fe2O3, MgO, SO3, जिप्सम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इसके केमिकल कंपोजिशन में हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जो परसेंटेज Al2O3 और परसेंट Fe2O3 वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0.66 से ज़्यादा ही होना चाहिए। एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होती है, सीमेंट प्लस अदर कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से क्या हो, हमारे पास ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल चेंजेस शो होने लग जाए। मतलब सीमेंट के अंदर जैसे हमने सैंड मिला दी और हमारे पास वो कुछ फील करने में हमारे पास कोई तकलीफ आ रही है। जैसे पहले सीमेंट फील होने में हमारे पास स्मूथ थी, सैंड मिलाने के बाद हमारे पास वो रफ हो गई, तो वो ऑब्जर्वेबल चेंज हो गया, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये एडल्ट्रेटेड सीमेंट है। तो ऐसे ही अनऑब्जर्वेबल चेंजेस भी होते हैं सीमेंट के अंदर, कुछ केमिकल्स को इंक्रीज डिक्रीज करने पर तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमारे एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये अगर हम रेशियो हमारा हमेशा इससे कम होना चाहिए 0.66 से। फिर एक बात आती है लाइम सेचुरेशन फैक्टर। इसकी जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो LSF है ये हमेशा 0.66 से ज़्यादा होना चाहिए फॉर द 33 एंड 43 ग्रेड। ये सारे के सारे IS कोड ने बता रखे हैं। IS कोड के बारे में ये रिजल्ट्स उन्होंने निकाल रखे हैं पहले से, और इनको हम इन चीज़ों का ध्यान रख के ही हम सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये 0.8 से ज़्यादा आना चाहिए फॉर 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 53 ग्रेड का मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर mm² हो। अगर हम LSF को इंक्रीज कर देते हैं 1.02 तक, इसका मतलब उसके अंदर फ्री लाइन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर CaO बहुत ज़्यादा है। जैसे CaO बढ़ेगा तो LSF बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है यहाँ से। कंक्रीट वनरेबल टू सल्फेट अटैक एंड रिड्यूस साउंडनेस, क्योंकि CaO जो होता है वो हमारी साउंडनेस को कंट्रोल करता है, ये हमने पहले देख लिया है। तो LSF ज़्यादा है, इसका मतलब फ्री लाइन ज़्यादा है। अगर LSF कम है तो C3S कम है, अगर LSF कम है तो C3S कम है। स्लो सेटिंग स्लो गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि जो C3S होता है उसको हम बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं, और ये अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर भी काम आता है, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कुछ 500 किलोजूल पर kg के करीब होती है। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो जो C3S है वो सेटिंग बढ़ाता है, अच्छी सेटिंग करवाता है, और ये इंक्रीज भी करता है स्ट्रेंथ को। अगर C3S को हमने कम कर दिया तो कुछ इस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हमारा लाइम सेचुरेशन फैक्टर जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर C3A हमारा 5% से कम है,
या बराबर है तो LSF की वैल्यू 2.5 होगी। फॉर ऑल ग्रेड ऑफ सीमेंट 33, 43, 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट्स। और C3A की मात्रा अगर 5% से ज़्यादा है तो हमारा जो लाइम सेचुरेशन फैक्टर है वो 3 आ जाता है फॉर ऑल ग्रेड ऑफ सीमेंट्स के बारे में। ये सारी चीज़ें IS कोड्स की है। और इनसॉल्युबल रेसिड्यू जैसे होता है कि हमने सीमेंट ली, लेट अस सपोज हमने 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ली, इसके अंदर इनसॉल्युबल रेसिड्यू 4% है फॉर 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, देन इट सीमेंट इज ओके। बट अगर 4% से ज़्यादा इनसॉल्युबल रेसिड्यू है देन हमारी सीमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और 43 एंड 53 ग्रेड जो होती है ये सीमेंट की अच्छी ग्रेड से, अच्छी क्वालिटी की जो हमारे पास ये सीमेंट होती है, तो 2% हम इसमें इनसॉल्युबल रेसिड्यू को मानते हैं। वेट ऑफ मैग्नीशिया 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस बहुत बार कर रखा है कि MgO की जितनी मात्रा एक्सेस में होगी तो क्रैक्स को वो डेवलप करेगा, हमारे कंक्रीट में क्रैक्स जो होने लगेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर ली है। तो ये हमारे हो जाएंगे केमिकल कंपोजिशन और लॉस ऑफ इग्निशन केमिकल कंपोजिशन टेस्ट के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करें और शेयर करें इफ़ पॉसिबल। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, UPSC IAS सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।